बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क डन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो आप जानते हैं कि अर्थ जो है वो पार्टिकल्स पर एक अट्रैक्शन की फोर्स लगाती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब अर्थ जो है उसने पार्टिकल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए एक ख़ास एरिया में अपने अराउंड एक फील्ड बना रखा है। उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करूंगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास वो इलाका है, वो स्पेस है अराउंड अर्थ के इर्द गिर्द। अगर उस इलाका में कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए तो अर्थ उस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। द स्पेस अराउंड अर्थ इन विच अर्थ अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स, वो वाला इलाका अर्थ के इर्द गिर्द जिसमें अगर कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए तो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर लेती है, उस स्पेस को, उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड को यूज करके अर्थ दूसरे पार्टिकल्स पर जो अट्रैक्शन की फोर्स लगाती है वो हमारे पास एक कॉन्टैक्टलेस फोर्स होती है। कॉन्टैक्टलेस फोर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अर्थ की सरफेस है और ये कोई पार्टिकल है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है। अब अर्थ जो है वो इस पार्टिकल को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन ज़रा गौर करें, जब अर्थ इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है नीचे को, तो अर्थ और इस पार्टिकल के दरमियान में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ये अभी दोनों पार्टिकल फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। तो अगर अर्थ पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है तो अर्थ जो है वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने के लिए एक कॉन्टैक्टलेस फोर्स लगाती है। यानी जब इस पार्टिकल को अर्थ ने अट्रैक्ट किया, अर्थ और इस पार्टिकल के दरमियान कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। लिहाजा ग्रेविटेशनल फील्ड को यूज करके अर्थ पार्टिकल्स पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास एक कॉन्टैक्टलेस फोर्स है। अब स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती क्यों है? ये पार्टिकल्स के मैस की वजह से लगती है। ये हमें न्यूटन ने बताया था कि अगर एक पार्टिकल का मैस m है, दूसरे पार्टिकल का मैस स्मॉल m है, तो उन दोनों के दरमियान में ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यहाँ कैपिटल M हम अर्थ के मैस को मान लेते हैं और स्मॉल m हम उस ऑब्जेक्ट के मैस को मान लेते हैं जो कि उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है और फिर अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। यानी अगर पार्टिकल जो है वो अर्थ के सेंटर से दूर जाता जाए तो आर की वैल्यू बढ़ती है और इधर से हमारे पास एफ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अब हमने क्या करना है, हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स करती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स होगी किसी भी पार्टिकल पर जिसका मैस m होगा, वो फोर्स किसके इक्वल होगी? तो अगर हमारे पास m है उस पार्टिकल का मैस, तो उस पर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम न्यूटन सेकंड लॉ से फाइंड कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ स्टूडेंट्स हमारे पास होता है F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल का मैस m है और आपको पता है कि अगर पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करे, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। लिहाजा मैंने इस a को g के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो उस पार्टिकल पर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास आ जाएगी mg और इसे ही हम वेट ऑफ पार्टिकल कहते हैं। यहाँ पे m हमारे पास उस पार्टिकल का मैस है और g हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हमें वो फोर्स मिल गई जो कि उस पार्टिकल पर लगती है जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है। अब हमने इस फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड में पार्टिकल पर जो वर्क होता है उस वर्क को कैलकुलेट करना है। तो मैंने सपोज किया है कि हमारे पास वही ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है और वो पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, और A से B तक जाने के लिए हमने उसके 3 डिफरेंट पाथ सपोज किए हैं। फर्ज कर लें पार्टिकल पहले A से C की तरफ जाता है, फिर C से B की तरफ जाता है, तो A C B को मैंने पाथ 1 का नाम दिया है। अगर पार्टिकल पहले A से D की तरफ जाता है और फिर D से B की तरफ जाता है तो मैंने A D B पाथ को पाथ 2 का नाम दिया है। अगर पार्टिकल
ए से बी तक डायरेक्ट जाता है, यानी कि वो एक कर्व पाथ को फॉलो कर लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कर्व पाथ कुछ इस तरह का हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर 3 पाथ आ जाएंगे। एक पाथ हमारे पास आया ए सी बी, दूसरा पाथ हमारे पास आया ए डी बी, और तीसरा पाथ हमारे पास है ए बी। अब स्टूडेंट्स हम ए सी बी पाथ, ए डी बी पाथ और इस कर्व पाथ के लिए पार्टिकल पर जो वर्क होता है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कर लें कि पॉइंट बी की जो हाइट है ग्राउंड से, यानी सी पॉइंट से या ए सी लेवल से, उसको मैं एच कह देता हूँ। इसी तरह ए से सी तक का हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको फॉर एग्जांपल मैं एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ए सी और डी बी इक्वल हैं, लिहाजा डी बी भी एक्स के इक्वल होगी, और सी बी और ए डी इक्वल हैं, लिहाजा ए डी भी एच के इक्वल होगी। तो हम बात करते हैं पाथ 1 की, वर्क अलोंग ए सी बी। पाथ 1 के लिए वर्क निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ए सी बी पाथ के लिए वर्क निकालने के लिए मैं इस पाथ को 2 कैटेगरीज में, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक मेरे पास आ जाएगा ए से सी तक का इंटरवल, दूसरा मेरे पास आ जाएगा सी से बी तक का इंटरवल। तो अगर हम ए सी बी वाले पाथ के लिए टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो वो इक्वल होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी। तो मैंने इसको लिखा है वर्क डन ए सी प्लस वर्क डन सी बी। अब यहाँ पे हम ए सी के लिए जो वर्क डन हुआ वो निकालेंगे और सी बी के लिए वर्क डन निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पाथ 1 के लिए वर्क आ जाएगा। तो ए सी के लिए हमारे पास वर्क डन क्या आएगा स्टूडेंट्स? वर्क डन होता है एफ डॉट डी, उसको हम एफ डी कॉस थीटा लिखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया फोर्स हमारे पास एम जी है, तो एफ की जगह पे आ गया हमारे पास एम जी, साथ में ए सी जो डिस्टेंस है उसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एक्स आ गया। साथ में हमारे पास आना है कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा हमारे पास एंगल होगा बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल स्टूडेंट्स इधर को जा रहा है और हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे को लग रही है, लिहाजा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा ए से सी तक जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉज 90 डिग्री, प्लस मेरे पास आ जाएगा सी बी, फोर्स हमारे पास आ जाएगी एम जी, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा एच सी से बी तक जाने का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एच, साथ में आ जाएगा कॉज। अब स्टूडेंट्स पार्टिकल जा रहा है ऊपर को, उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में और फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है नीचे को, लिहाजा फोर्स ऑफ ग्रेविटी और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के दरमियान एंगल सी बी के लिए 180 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 180 डिग्री। कॉज 90 हमारे पास 0 होता है, वो इस सारे को 0 कर देगा। कॉज 180 -1 होता है, लिहाजा हमारे पास यहाँ से ए सी बी पाथ के लिए जो वर्क आएगा वो इक्वल होगा, माइनस साइन को मैं बाहर ले आता हूँ और साथ में बच जाएगा एम जी एच। तो पाथ 1 के लिए हमारे पास वर्क डन आ गया माइनस एम जी एच। अब बात करते हैं पाथ 2 की, जो हमारे पास ए डी बी है। तो इसके भी 2 पार्ट बनाए हैं, ए से डी तक प्लस डी से बी तक। अगर ए से डी तक की बात करें तो इस केस में पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को लग रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 180 हो जाएगा। लिहाजा ए डी वाला जो वर्क हमारे पास यहाँ पे आएगा वो होगा एम जी फोर्स, उसके बाद ए से डी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा एच, जो कि ये हाइट है, और साथ में मेरे पास आ जाएगा कॉज 180 डिग्री। प्लस डी बी की बात करें तो जब पार्टिकल डी से बी की तरफ जाएगा हमारे पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स इधर को होगी, तो एंगल 90 आ जाएगा। हमें पता है कॉज 90 0 होता है, लिहाजा वर्क डन डी से बी तक हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन आ गया सेकंड पाथ के लिए, डेट इज ए डी बी, और ये इक्वल होगा माइनस एम जी एच। तो अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम पाथ 1 से पार्टिकल की बात करें कि वो पाथ 1 से ए से बी तक जा रहा है, या पार्टिकल पाथ 2 से ए से बी तक जा रहा है, तो दोनों केस में हमारे पास वर्क डन की वैल्यू जो है वो सेम आई है।
अब लास्ट पे हम बात करते हैं इस कर्व पाथ के लिए कि अगर पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो करे तो फिर वर्क कितना होगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कर्व पाथ हो तो हम उसके छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पाथ है कर्व वाला, इसको हम डिवाइड कर देंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में या पैचेस में। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्यों सिलेक्ट किए हैं? अपनी आसानी के लिए। स्टूडेंट्स ज़रा पाथ 1 और पाथ 2 में एक बात ऑब्जर्व करें कि ए सी हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेप है और हॉरिजॉन्टल स्टेप में हमारे पास जो वर्क डन है वो 90 होने की वजह से 0 आता है। इसी तरह डी बी भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेप है और इस केस में भी हमारे पास वर्क डन 0 आया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क डन नहीं होता, वर्टिकल स्टेप्स में वर्क होता है और वो हमारे पास होता है -mgh। लिहाजा मैं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स बनाऊंगा ताकि हॉरिजॉन्टल का जो वर्क है वो तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, वर्टिकल का मैं निकाल के उनको ऐड कर लूँगा तो मेरे पास ए से बी तक का टोटल वर्क आ जाएगा। तो इसके हम पैचेस बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, हमारे पास ये पहला हॉरिजॉन्टल स्टेप, ये वर्टिकल स्टेप, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप, ये वर्टिकल स्टेप और ये हॉरिजॉन्टल स्टेप। इस तरह से हम इस पूरे पैच को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट कर लें हमारे पास लास्ट वाला वर्टिकल स्टेप ये है और लास्ट वाला हॉरिजॉन्टल स्टेप ये है और पीछे को हम इस तरह से ये चलते आ रही हैं, तो पीछे से पैचेस बन के आ रहे हैं। अब हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है और हमारे पास ये वाला जो स्टेप है ये पहला वर्टिकल स्टेप है। पहले वर्टिकल स्टेप को मैं डेल्टा y1 कह देता हूँ, दूसरे वर्टिकल स्टेप को मैं डेल्टा y2 कह देता हूँ और लास्ट वाले वर्टिकल स्टेप को स्टूडेंट्स मैं डेल्टा yn कह देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के केस में हमारे पास जो फोर्स है वो नीचे को होगी, डिस्प्लेसमेंट इधर को होगा, लिहाजा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी थीटा 90 हो जाएगा और थीटा 90 होने की वजह से हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क डन 0 आएगा। जो हमारे पास वर्टिकल स्टेप्स हैं, पार्टिकल ऊपर को जा रहा है डेल्टा y1 के केस में, डेल्टा yn के केस में भी ऊपर को जा रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को है, यानी कि वर्टिकल स्टेप्स के लिए हमारे पास जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 180 हो जाएगा। कॉज 180 -1 होता है, लिहाजा इस केस में हमारे पास जो वर्क की कोई ना कोई वैल्यू आएगी और साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अगर हम तमाम वर्टिकल स्टेप्स का अलग-अलग वर्क निकाल लें, उसको ऐड कर दें तो हमारे पास वर्टिकल स्टेप्स में होने वाला टोटल वर्क आ जाएगा। तो पहले वर्टिकल स्टेप के लिए डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा y1, फोर्स होगी mg, तो फोर्स हमारे पास आ गई mg, डिस्प्लेसमेंट आ गया फर्स्ट वर्टिकल स्टेप के लिए डेल्टा y1 और साथ में आ जाएगा कॉज 180 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल स्टेप्स के लिए थीटा 180 है हमारे पास। तो यहाँ से कॉज 180 -1 हो जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट वर्टिकल स्टेप में वर्क आएगा -mg डेल्टा y1। इसी तरह सेकंड वर्टिकल स्टेप्स के लिए वर्क आएगा -mg डेल्टा y2 और लास्ट वाले वर्टिकल स्टेप के लिए आ जाएगा -mg डेल्टा yn। अब हम W1, W2, उसके बाद W3, उसके बाद Wn जो वर्टिकल स्टेप्स में जो वर्क हुए हैं उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास वर्टिकल स्टेप्स में होने वाला टोटल वर्क आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल वर्क आएगा इक्वल होगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्टेप्स वाला वर्क, तो वर्टिकल स्टेप्स की जगह मैं इन तमाम को ऐड करके लिख दूंगा। इन सब में स्टूडेंट mg और साथ में ये -b कॉमन आ जाएगा, तो मैंने लिखा -mg और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 और प्लस डेल्टा y3। थर्ड वर्टिकल स्टेप का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y3 होगा और लास्ट वाले वर्टिकल स्टेप का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डेल्टा yn। अगर मैं डेल्टा y1, उसके बाद डेल्टा y2, उसके बाद डेल्टा y3 और डेल्टा yn इन तमाम को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा और इसको हमने h के साथ रिप्रेजेंट किया है। लिहाजा मैं ये जो ब्रैकेट में चीज़ मौजूद है डेल्टा y1 से लेकर डेल्टा yn तक, इनको मैं h के साथ रिप्लेस कर दूंगा और साथ में आ जाएगा -mgh। तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको कह लें इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें। हमने एक पार्टिकल पर
ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करते हुए वर्क निकाला है और वो वर्क डिफरेंट पाथ के केस में भी इक्वल आया है। यानी फर्स्ट जो हमारे पास पाथ था उसके लिए भी वर्क माइनस एम जी एच आया, सेकेंड पाथ के लिए भी वर्क माइनस एम जी एच आया और कर्व पाथ के लिए भी हमारे पास जो वर्क है वो माइनस एम जी एच आया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पार्टिकल पर जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो हम लिखेंगे वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इस टॉपिक के रिजल्ट से हम फर्दर दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो स्टूडेंट्स हमने अभी ये देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई पार्टिकल किसी भी पाथ से मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो हर पाथ के लिए वर्क डन जो है वो सेम आता है। तो यहाँ से कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ऐसा फील्ड जिसमें पार्टिकल मूव करे डिफरेंट पाथ से लेकिन हर पाथ के केस में वर्क डन जो है वो सेम आए, यानी हम कह सकते हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो हम उस केस में उस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बोल सकते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड में दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड में अगर एक पार्टिकल क्लोज पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो टोटल वर्क जो होगा क्लोज पाथ के अलॉन्ग उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये तो हमने अभी प्रूफ किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम क्लोज पाथ के लिए 0 वर्क की बात करें तो वो किस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स फर्ज करें हम इस केस में ए से शुरू करते हैं, ए से सी तक पार्टिकल जाता है, सी से बी तक जाता है, बी से डी तक आता है और फिर डी से ए पर आता है। यानी पार्टिकल ने एक क्लोज पाथ के अलॉन्ग मूव कर लिया है। अब अगर हम टोटल वर्क निकालें ए से सी तक जाने में, फिर सी से बी तक जाने में, बी से डी और फिर डी से वापिस ए पर, तो इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ए से सी तक का वर्क, उसमें ऐड करूंगा सी से बी तक का वर्क, उसमें ऐड करूंगा बी से डी तक का वर्क और उसमें डी से ए तक का वर्क ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास क्लोज पाथ के लिए टोटल वर्क आ जाएगा। अब देखें ए से सी के केस में पार्टिकल इधर को जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, थीटा 90 है और जब भी थीटा 90 हो जाए तो कॉज 90 की वैल्यू 0 आने की वजह से वर्क डन जो है वो 0 हो जाता है। तो ए सी पाथ के लिए हमारे पास जो वर्क डन है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सी बी पाथ की बात करें तो सी बी पाथ के लिए हमने वर्क डन निकाला था, ये हमारे पास आया था माइनस एम जी एच क्योंकि थीटा 180 था। तो सी बी की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम जी और ये एच आ जाएगा। इसके बाद पाथ है बी से डी, ये भी हॉरिजॉन्टल स्टेप है और हमें पता है हॉरिजॉन्टल स्टेप के केस में थीटा 90 हो जाता है। लिहाजा डी बी पाथ के लिए भी हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो 0 आ जाएगा। लास्ट में बचेगा डी से ए तक आने में जितना वर्क होगा। अब स्टूडेंट डी से ए की तरफ हम आ रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे को है पार्टिकल का और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे को है। तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो हमारे पास ये थीटा ना 90 होगा ना 180 होगा बल्कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और cos 0 1 होता है। लिहाजा हमारे पास डी से ए तक का जो वर्क है वो प्लस एम जी एच आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डी से ए तक के वर्क को लिखूंगा प्लस का एम जी एच। अब इस इक्वेशन में ये 0 + 0 0 हो गया, प्लस का एम जी एच और माइनस का एम जी एच कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्लोज पाथ के लिए जो वर्क है वो 0 आ जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एक क्लोज पाथ के अलॉन्ग जो वर्क होता है वो 0 होता है। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप ए से सी, फिर सी से बी और फिर बी से आप इस कर्व वाले पाथ से वापस ए पर आ जाएं, फिर भी वर्क डन 0 होगा। कैसे? ए से सी तक वर्क 0, सी से बी तक वर्क जो है वो माइनस एम जी एच और बी से ए की तरफ जब हम आएंगे तो हमारे पास वर्क डन जो है वो प्लस एम जी एच आ जाएगा क्योंकि हम नीचे को आ रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे को है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को है, थीटा 0 हो जाएगा तो वर्क डन एम जी एच आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कोई भी क्लोज पाथ ले लें, आपके पास वर्क डन जो है वो 0 आएगा। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कह सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें अगर पार्टिकल 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करे और वो डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करे तो हर पाथ के लिए वर्क डन डिफरेंट आता है
और इसी तरह जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है उसमें क्लोज पाथ के अलोंग जो वर्क डन है वो ज़ीरो नहीं होता। फ़र्ज़ करें मैंने एक पार्टिकल को एक दीवार पर मूव करवाना है और दीवार पर मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब मैं पहले पार्टिकल को इधर से ऐसे लेके जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वर्क करता हूँ 10 जूल। अगर मैं इसी पार्टिकल को इस पाथ से लेकर आऊँ और मैं सपोज करता हूँ इस पाथ में जो हमारे पास दीवार है वो स्मूथ नहीं है, वो कह लें कि उसमें जो है वो जंप ज़्यादा है, आप ये कह लें, तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो हमें 10 जूल से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हम इधर से ऐसे गए थे 10 जूल वर्क किया, अब हो सकता है हमें 20 जूल वर्क करना पड़े। तो दोनों पाथ के केस में हमारे पास वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट आई है, लिहाजा हमारे पास यहाँ पर जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम फ्रिक्शनल फोर्स को एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मानते हैं।